अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या से बात आगे निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में संभल यहाँ की राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर उभरी है जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बहुत भा रही है। ताज़ा मसला यह है कि संभल में हुई हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दी है और उसमें कई बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं संभल को लेकर। इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत हंगामा होने वाला है। तो आज चर्चा संभल हिंसा की, संभल में बदले सामाजिक राजनीतिक माहौल की और उस न्यायिक आयोग के रिपोर्ट्स की, फाइंडिंग्स की, जिसने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला रखी है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, नवंबर 2024 में जब संभल में हिंसा हुई थी, बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ था, तमाम लोग मारे गए थे इसमें। उस घटना के पश्चात उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था जिसमें फॉर्मर जस्टिस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को सम्मिलित करके एक टीम तैयार की गई थी ताकि ये पता चल सके कि संभल की हिंसा के दरअसल वास्तविक कारण क्या हैं, किसका फेल्योर था, कौन लोग कसूरवार हैं और एक्शन किन पर होना चाहिए, सजेशंस क्या क्या हैं। प्रशासनिक और पुलिस चूक पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जिसने ताजा अभी राजनीतिक तौर पर माहौल गर्म किया है जिस रिपोर्ट ने, वो रिपोर्ट है संभल में डेमोग्राफी का चेंज होना। रिपोर्ट ये बताती है, जो लीक्ड रिपोर्ट है, मेरे पास ऑफिशियल नहीं है, जो लीक्ड रिपोर्ट है, जो मीडिया में छप रही है, चल रही है, उसके मुताबिक 1947 में संभल में तकरीबन 45% हिंदू और 55% मुसलमान थे। लेकिन अब 2025 आते आते आंकड़ों में ज़बरदस्त बदलाव आया है। न्यायिक आयोग की लीक्ड हुई रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है, ये बताती है कि वहाँ महज 15 से 20% ही हिंदू बचे हैं, उनका पलायन हो चुका है और संभल की डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। वहाँ पर मुस्लिम आबादी 80 से 85% है, ऐसा रिपोर्ट में क्लेम किया गया है, लीक्ड रिपोर्ट में। तो ऐसा क्या हुआ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कि संभल में हिंदुओं की संख्या घट रही है? इसके कारण क्या है? क्या संभल में हिंदुओं को सिस्टमैटिकली वहाँ से हटाने, भगाने या विस्थापित करने के प्रयास हुए हैं, या फिर वह स्वेच्छा से गए हैं, रोजगार की तलाश में गए हैं, या फिर बेहतर जिंदगी की तलाश में गए हैं? लेकिन अगर इतना बड़ा शिफ्ट है तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए सामाजिक तौर पर भी। तो इसके कारण क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार का यह दावा है और यह कहना है कि संभल दंगे में इतना झुलसा रहा है, हमेशा इतनी हिंसाएं और घटनाएं संभल में होती रहीं, जिसके कारण हिंदुओं के एक वर्ग में डर का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था। उस असुरक्षा के माहौल के चलते हिंदुओं के एक बड़ी संख्या ने, बड़ी आबादी ने संभल से पलायन किया, ऐसा रिपोर्ट में क्लेम किया गया है और ऐसा बीजेपी पॉलिटिकली क्लेम करती है। इसमें सच्चाई कितनी है? न्यायिक आयोग ने जो जांच की है, उस जांच की फाइंडिंग्स के बाद सरकार क्या कर रही है? तो आज प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सबका हिसाब किया जाएगा, संभल की साजिश का बदला लिया जाएगा, संभल की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। तो बेनकाब तो हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा वहां पे? बहन भाइयों, जब से ये रिपोर्ट लीक हुई, इत्तेफाक से आज जुमे की नमाज भी थी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। रिपोर्ट लखनऊ से लीक हुई, लेकिन सुरक्षा संभल की बढ़ गई। क्या संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति की कोई नई प्रयोगशाला है? क्या काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे मसले अब पीछे छूट गए हैं और संभल मॉडल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से ज़्यादा बिक रहा है? क्या वो एक बड़ा पोटेंशियल है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष, दोनों के लिए बराबर का डिविडेंड देता है? तो क्या 27 आते आते तक यही मुद्दे चलेंगे? बहनों भाइयों, संभल का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे सरकार किसी कीमत पर इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहती और विपक्ष भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। स्टेक दोनों की हैं इसमें। लेकिन संभल का असली दर्द क्या है? संभल की असली परेशानियां क्या है? संभल का विस्थापन अगर इतनी बड़े पैमाने पर हुआ है तो इसके कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए। एक बात है जो इस रिपोर्ट में लीक्ड रिपोर्ट में अभी मीडिया में ठीक से आई नहीं, वो है संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस की गंभीर चूक।
उस पर किसकी जवाबदेही तय हुई, उस पर किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया या किन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि डीएम भी वही हैं, एसपी भी वही हैं, पूरा पुलिस प्रशासन का महकमा भी वही है और इंटेलिजेंस भी वही है। तो अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है, सरकार को इस पर इंटरवीन करना चाहिए और ये पुलिस प्रशासन की चूक है जैसा कि जुडिशियल कमीशन कह रहा है। तो फिर ये रिपोर्ट लीक हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हुआ, संभल के डीएम और एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह गंभीर प्रश्न है। आज आए कुछ आप बयान सुन लें, उन बयानों के ठीक पश्चात हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रिपोर्ट में जो जैसी बातें हमें पता चली है कि साहब वो डेमोग्राफी चेंज हो गया, लोग पलायन कर गए, उसको हिंदू मुस्लिम टर्न हमें नहीं देना है, ना हमें देना चाहिए। बहुत से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में छोड़ के चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं और जगहों पे चले जाते हैं और इवन बाहर चले जाते हैं, उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अशोक सिन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक, एस.एम. अशरफ जाने माने स्कॉलर और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी डी.एस. चौहान साहब भी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। चौहान साहब के पास सीधे चलते हैं, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, तो एक बेहतर तरीके से इस न्यायिक आयोग की फाइंडिंग्स के बारे में बता पाएंगे। चौहान साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए, आपने भी ये लीक्ड रिपोर्ट मीडिया के जरिए पढ़ी होगी, क्या वाकई में संभल में डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहाँ क्या हिंदुओं का पलायन हुआ है? क्या आप लोग के समय भी ऐसी रिपोर्ट थी, और अगर थी तो इसके कारण क्या थे और फिर कार्रवाई क्या हुई? देखिए ब्रजेश जी, ये लीक्ड रिपोर्ट का तो मैंने अध्ययन किया है, बट आई एम नॉट सर्टेन कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। तो जी आप बोलें। आया है उसके आधार पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ये होता है कि जब एक मोहल्ले में एक धर्म के लोगों की बहुतायत हो जाती है तो दूसरे धर्म के लोग बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं, उसमें वहाँ पर जो लोग बच जाते हैं उनको मजबूर करते हैं घर को बेचने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था होती है बीट की, पेट्रोलिंग की, उसमें पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन पुलिस वहाँ अपना फोर्स कैंप कराती है, पुलिस वहाँ फोर्स लगाती है, पर यह विषय पुलिस का नहीं होता कि कोई घर बेच रहा है तो पुलिस उसको रोक दे। ये तो समाज को उसको डील करना होता है। जो संभल की प्रॉब्लम है उसको हमें ऐतिहासिक उसका अध्ययन करना चाहिए। एक ज़माने में संभल सम्राट पृथ्वीराज की राजधानी थी, और डेमोग्राफिक चेंज क्यों होता है इसके हमें फैक्टर्स को इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। ये भी सही है कि लोग रोज़गार के लिए, इकोनॉमिक कारणों के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सामाजिक कारण प्रमुख होते हैं, और जब ये रिजेंटमेंट धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है तब दंगे की स्थिति आती है। रही बात इंटेलिजेंस की और पुलिस की नॉलेज की, तो पुलिस को नॉलेज थी, पुलिस डिप्लॉयड थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती है। संभल का जो अभी रिसेंट वायलेंस हुआ था, मैं इसको सांप्रदायिक दंगा नहीं मानता हूँ। ये एक कम्युनिटी का पुलिस के साथ कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर्स को पुलिस इम्प्लीमेंट कर रही थी उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने पथराव शुरू किया।
तो ये कोई कम्युनल दंगा नहीं है, ये एक कन्फ्लिक्ट है कम्युनिटी का अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर्स। उसके बाद फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, हायर कोर्ट्स का इंटरवेंशन हुआ, तब उस पर स्टे आया तो लोगों का ग्रीवियंस ख़त्म हो गया। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं, लोगों को वायलेंस के रूप में अपने हथियार उठाना और जो डेमोग्राफी का चेंज है ये अलग चीज़ है। तो क्या आप ये मानते हैं कि संभल के भीतर हमारे डेमोग्राफी में समाज चेंज के आए हैं? प्रमुख नेता वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज आया है, इसमें कोई ये नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे ये होता है, जब एक कम्युनिटी के लोग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जेल नहीं कर पाते दूसरे कम्युनिटी के लोग से, और उसको धीरे धीरे वो चाहते हैं कि भाई ये हट जाए, और दूसरा भी इनसिक्योर फील करता है, वो भी हट जाता है। लेकिन ये आप ये कहें कि एक धर्म विशेष के लोग करते हैं, ये सही नहीं है। ये सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग करते हैं। आप मोहल्लों के नाम देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको मिलेगा कि मोहल्ला पठानान, मोहल्ला ब्राह्मणान, फिर इस तरह के नाम हैं। क्यों नाम हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो वहाँ आ जाता है तो अपने ही मतलब जात बिरादरी के लोगों को वहाँ लाता है, वो रहने लगते हैं, तो उससे ये फर्क आता है। ये जब शहर डेवलप होते हैं उसके जेनेसिस में ये समस्या है। थैंक यू सर। अब उसको मॉडर्न समाज में इसको हाईलाइट हो रहा है, तो इसलिए ये समस्याएं आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को निष्पक्ष होकर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। बहुत अगर शुक्रिया आपका। पुलिस कड़ी कार्रवाई करती रहे तो आप देखिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी थैंक यू सर, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी को इनवाइट करता हूं। संजय चौधरी जी, इस लीक्ड रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कंप्लीटली डेमोग्राफी चेंज हो गई है, क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद यह स्पष्ट है कि जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो उन्हीं को दी गई है, और उनका भाषण ये बताता है कि संभल के अंदर जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो सामने आया है उस रिपोर्ट के अंदर। दरअसल संभल है क्या, ब्रजेश जी, आपने भी जब अपनी बात कही थी तो अपनी बात आपने शुरू की थी अयोध्या से, मथुरा से और काशी से। इन तीनों शहरों की विशिष्टता क्या है? कोई राम से जुड़ा है, कोई कृष्ण से जुड़ा है, कोई शिव से जुड़ा है। लेकिन संभल क्या है? संभल के बारे में तो कहा गया है कि अगला अवतार कल्कि का कहां होगा? संभल में होगा। और ऐसे शहरों में जो किसी न किसी धर्म के सर्वोच्च आराध्यों से जुड़े हैं, वहां इस प्रकार की घटनाएं, वहां इस प्रकार का परिवर्तन, वहां इस प्रकार का उपासना स्थलों पर आक्रमण, ये लगातार देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। और जिन्हें ये समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि उन्हें संभल जाना चाहिए, संभल को देखना चाहिए, संभल का इतिहास पढ़ना चाहिए। 48 से लेकर और 2019 तक, 2024 तक जिस प्रकार के वहाँ 15 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, लगातार दंगों का एक रक्त रंजित इतिहास है। उस इतिहास की परिणति है कि लगातार वहाँ पर ऐसे दंगे करके वहाँ की आबादी का पलायन हुआ है। यह अभी इस रिपोर्ट में आया है, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लगातार जनसंख्या का आकलन होता है, कौन आबादी कहाँ है, इसका जनगणना होती है, तो वो एक नंगी आंखों से देखा जाने वाला सच है। और जो ये सच है उसे स्वीकार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सारे समाज को खुले मन से स्वीकार करने के लिए, इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और वो ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का अपोजिशन आपको उत्तर प्रदेश में हुकूमत करते ये 9वां साल चल रहा है, क्या संभल आपकी नाकामी का प्रतीक नहीं है? 9 साल में आपने क्या किया? ब्रजेश भाई, 9 साल में हमने जो किया वो ये है कि ये पहला दंगा हुआ जिसमें हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, जिसमें पुलिस ने पहली बार आगे आकर दंगाइयों को नियंत्रित किया, और ऐसे दंगाई जो हथियार लेकर पुलिस पर हमला करते थे उन दंगाइयों को निस्तेज किया, और वो दंगाई उसमें मारे गए। ये संभल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये 9 साल से ये पलायन होता रहा हिंदुओं का, डेमोग्राफी चेंज होती रही, आपकी पार्टी की हुकूमत सो रही थी? नहीं, हमारी पार्टी की हुकूमत अगर सो रही होती तो 9 साल बाद पता चला? नहीं, तो ये जो अपर हैंड हुआ करती थी एक कम्युनिटी, किसका? जो भी कम्युनिटी है, कौन सी? जो भी परिवर्तन नाम है लीजिए ना, कौन सी कम्युनिटी? आप देखिए,
1976 का जो दंगा है जिसमें 196 लोग मारे जाते हैं और उसमें एक ही समुदाय हिंदू के मारे जाते हैं, और उस दंगे में, जिसे दंगा कहा जाता है, उस संभल का सबसे बड़ा दंगा जिसमें एक भी मुसलमान नहीं मारा जाता, सारे हिंदू मारे जाते हैं जी। और इसको भी जो न देख पाए, थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि जो न देख पाए वही इस पर राजनीतिक दीपक रूप से रंजन, उंगली उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी, आपका स्वागत। अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है, संभल में सिस्टमैटिकली किसी कम्युनिटी का या रिलीजन के लोगों का पलायन कराया जा रहा है, तो ये काफी चिंता की बात है। जो लीक्ड रिपोर्ट है मीडिया के पास जुडिशियल कमीशन की, वो बहुत चिंता वाली बात है। आपकी पार्टी किस आधार पर कह रही कि ये बीजेपी की नाकामी है? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट गोपनीय थी वो लीक कैसे हो गई, वो मीडिया में कैसे आई? AK जैन साहब इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, मीडिया से क्यों मुखातिब हो रहे हैं? और देखिए, धर्मांतरण का और पलायन का भय दिखा करके रिपोर्ट लीक, वहां पर अब सवाल है आपका। बिल्कुल सवाल है मेरा। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर तो आप खुद स्पीच में बोल रहे हैं, आप लीक्ड वाली बात कहां रही है? उनको बोलने की बीमारी है, अरे उनको बोलने की बीमारी है, पहला राउंड उनको बोलने की रिपोर्ट बीमारी किसे है, दी गई भाई? उनको बोलने की बीमारी। तो फिर आप सबको सार्वजनिक कर दीजिए ना, फिर गोपनीय क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री फिर गोपनीय क्यों कह रहे पहला राउंड हैं? प्लीज। फिर गोपनीय क्यों? देखिए, सर आप कैमरे पे बात करें, हमसे ना करें। हाँ। धर्मांतरण और पलायन का भय दिखा करके संभल के रास्ते जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस टाइम वहां की आबादी संभल की 61,000 साढ़े 61,000 थी। और मैं पूरा आपके पास मैं सेंसस की मैं वो लेकर के आया हूं, आप देख लीजिए जिस तरीके से ये लोग अनर्गल झूठ बोल रहे हैं। ये लोग क्या उस लाए टाइम हैं आप? सेंसस की क्या रिपोर्ट थी, आप देख लीजिए। संभल की रिपोर्ट है ये, सेंसस की रिपोर्ट। उस टाइम 61,000 रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि उस टाइम 61,500 जो है वहां की आबादी थी संभल की, और उसमें करीब 43,000 जो है मुस्लिम थे। ये सही है, ये तो रिपोर्ट में है कि ये कब की बात आप बता रहे हो? मैं 1951 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1951 में जब सेंसस हुआ था, जब 63,000 टोटल थी और 43,000 मुसलमान थे, 43,000 मुस्लिम थे, और करीब जो है 78,000 उस टाइम जो है वो 71,000 करीब मुस्लिम, तकरीबन 70% के आसपास, 71% के करीब थे, 70-71%। और ये 1951 में, 51 की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब 2011 में जब सेंसस हुआ तो वहां की आबादी हो गई तकरीबन 2,22,000, और उस टाइम 1,71,000 जो है मुस्लिम आबादी थी। और जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि कितने परसेंट हुआ? ये आपका हो गया 7% मुस्लिम आबादी बढ़ी। वो इसलिए बढ़ी क्योंकि 1986 में जब परिसीमन हुआ, 2,22,000 जो आपने गिना, इसमें कितने परसेंट? 2,20,000 आबादी भी बढ़ी। आबादी के हिसाब से जो परसेंटेज में कितना आया? परसेंटेज में देखिए तब 70% थे, अभी कितने हैं? तब 71 थे, अब 78 हो गए थे। 7% बढ़ा, 7% करीब बढ़ा, 6.5-7%। और वो कितने घटे? और नहीं देखिए, वो घटे 7% घटे, वो 7%। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मैं जिस पे आना चाह रहा हूं कि 1986 में जब परिसीमन हुआ था नगर पालिका का, तो बहुत से गांव, अगल बगल के गांव जो है वो नगर में जोड़ लिए गए थे जी। और जब 2027 में जो प्रस्तावित है जनगणना, जब वो जनगणना आएगा तो उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, संभल ये लगातार हार रहे हैं। रिपोर्ट क्या आपको लगता है कि जो उठाई जा रही है राजनीतिक लाभ के लिए? अरे तुष्टिकरण के लिए, तो आपको भी तो बेनिफिट है उससे। हिंदू मुस्लिम कराने, आप भी तो चाहते हो कि हिंदू मुसलमान हो। हम तुष्टिकरण की राजनीति, कौन सा सर साधे बैठे हुए? हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। संभल लगातार इस हवन में आहुति देने वाले दो ही लोग हो सर। देखिए, मैं आपसे बता दूं, इंटेल की, हम लोग तो केवल हवन देख रहे हैं। आदरणीय चौहान सर इसको विस्तार से बताएंगे। इंटेल की रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी की 265 से ज्यादा सीटें आ रही। अब छटपटाए हुए हैं ये लोग, इनको कोई सूझ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं। सिन्हा जी, स्वागत आपका। क्या वाकई में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या फिर दोनों समुदाय को लड़ाने की कोशिश, ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला? देखिए, ये केवल भारत की समस्या नहीं है डेमोग्राफी चेंज। भारत में तो विशेष रूप से उठा है मामला जब पहली बार जो लाल किला है उसके प्राचीर से प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा इस समस्या को। ये समस्या देश के लिए बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है, और इससे पूरे समाज को खड़े होकर निपटना पड़ेगा। परंतु ये समस्या फ्रांस में भी है, ये समस्या इंग्लैंड में भी है। की बात करो सर, नहीं, आप इंटरनेशनल, मैंने कहा ना कि ये विश्व की समस्या है, इसलिए संभल में उसको तो तब आकर के महत्व मिला है जब। क्या आप स्वीकारते हैं कि संभल में डेमोग्राफी चेंज हुई है? बहुत। क्या हिंदुओं को हटाया गया वहां से? सही, आप रिपोर्ट नहीं, आप ये लीक रिपोर्ट और उसकी बात छोड़ दीजिए। आप देखिए, जो संभल की
वर्तमान डेमोग्राफी भी जो है, आप विरोधाभास कितना है उसमें। आप देखिए करीब 32 लाख तुर्क है वहां पे और 1.5 लाख पठान हैं और लगभग 6 लाख पसमानदा मुसलमान है वहां पे। जरा इनका ही आप डेमोग्राफी देख लीजिए, इनमें चेंज हुआ है। तुर्क वहां के कहते हैं ये दंगा जो, अरे सर यहाँ हिंदू मुसलमान की आपको तुर्कों की बड़ी सिंपैथी जग गई है आपकी। तुर्क बाहरी हैं और मैं कह रहा हूं वो अपने को बाहर पठान कौन से यहाँ के हैं सर? और तुर्क कहते हैं कि पठान, तुर्कों से आप कह रहे हैं पठान हमारे, तुर्क उनके हैं। पठानों को, पठान वो हैं जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी, ये तो और ही डेमोग्राफी ले जो कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान में, उनको वो नौकर समझते हैं। तो आरएसएस पठानों के साथ है, तुर्कों के खिलाफ? नहीं, आरएसएस तो पूरे देश के साथ है। मोहन भागवत जी ने अभी कह दिया कि ये समस्या हम सबको मिलकर के हल करनी पड़ेगी। आप किसके साथ हैं, तुर्कों के साथ हैं कि पठानों के साथ? हम देश के साथ हैं। तो ये तुर्क पठान पसमानदा कौन कर रहा है? मैं वहां की डेमोग्राफी बता रहा हूं। कह रहे हैं उनकी भी डेमोग्राफी बदली है, क्योंकि चेंज आप समस्या दूसरी है। तो मैं बता रहा हूं हिंदू मुसलमान डेमोग्राफी की क्या चेंज वहां पे है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे आरएसएस के जो सिन्हा जी हैं, इनकी समस्या हिंदू मुसलमान की डेमोग्राफी में नहीं है, ये मुसलमानों की विद इन डेमोग्राफी बदली है, उससे विचलित हैं कि तुर्क ज्यादा हो गए, पठान कम हो गए, पसमानदा कम हो गए। यही है ना हमारे लिए जितना वहां के हिंदू हैं उतना ही मुसलमान भी हैं, वो अपने ही। सर आप हिंदू मुसलमान कहीं मोहब्बत करते हो, तो थोड़े लोग बाहर से आए, सब हमारे सर ही पठानों की पसमानदाओं की सिंपैथी है आपके लिए। मैंने एक डेमोग्राफी बताई कि वहां पर ये डेमोग्राफी है। और इस जो 24 में दंगा हुआ है, तो बताइए कि 9 साल से योगी जी और 12 साल से मोदी जी, आप लोगों ने, आरएसएस ने कोई आंदोलन किया, कोई अभियान संभल के लिए चलाया, या सिर्फ आपको पठान और पसमानदाओं की समस्या दिखती है? आप मोदी जी, आप हिंदुओं की समस्या क्यों नहीं देखते हैं? मोदी जी को संघ का प्रचारक मानते हैं ना, तो उन्होंने ही पहली बार हिम्मत की लाल किले से यह कहने की कि देश की समस्या है, बोलकर, ये किसी हिंदू और मुसलमान की समस्या नहीं है। करेगा कौन? ये हम आप सब मिलकर के करेंगे। वो नहीं करेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे और हिंदू मिलेंगे। चलो, सिन्हा जी ने काफी क्लैरिटी दी। एसएम अशरफ बहुत ही जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, बताइए अशरफ साहब की ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई? हैरत होती कौन है। लोग इसके लिए जिम्मेदार? मुझे हैरत होती है 78 साल के बाद आप संभल की एक रिपोर्ट, प्रायोजित रिपोर्ट है, ये न्यायिक आयोग की है। ये आयोग है। आयोग के बारे में मालूम 2019 में अरोड़ा साहब रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के विदिन 9 आवर इनको रेरा का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो सरकार के मंशा के हिसाब ही इनको चेयरमैन बनाया गया। इनके 2 जो बाकी सहयोगी साथ में हैं, चाहे वो जैन साहब हो चाहे वो हो। जैन साहब की भाषा आजकल सुनिए आप, टीवी डिबेट में बहुत जाते हैं। जैन साहब तो समाजवादी पार्टी के करीब थे, उनकी सरकार में डीजीपी थे। पीछे क्या थे? अभी चौहान साहब से पूछवा दूंगा। तो खैर बनाया, और वो इकलौते डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं जिनको एक्सटेंशन मिला था। आप डीजीपी बन जाइए, आपकी आस्था बदल गई तो मैं क्या करूं? अरे सर, इसके पहले बहुत अलग आपने कहा कि अरोड़ा जी, नहीं आप भी इसके अभी जैन साहब किसके आदमी थे सर? आज आप समय के हिसाब से आप बदल गए तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? आपने भी बहुत सी चीजों में बदलाव ले लिया अपने अंदर। बात सुनिए, आपकी जैन साहब, मेरी बात सुने, जैन साहब को आप सुनिए, तमाम टीवी डिबेट्स के अंदर सुनता हूं मैं, सरकार के पक्ष करते करते उनकी जबान से लगता है बिल्कुल चाशनी निकलती है, जबकि खुद लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने किस तरह से यहां किया है, आज उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब नजर ही नहीं आता। तो पहली बात तो मैं इसको खारिज करता हूं। अगर जस्टिस अरोड़ा बीजेपी के आदमी हैं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अरविंद जैन समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड है। उनकी रिपोर्ट पे क्यों ट्रस्ट करें? आप वहां गए थे दंगे की जांच करने के लिए, वहां क्या जाके जांच कर रहे साहब? ये हरिहर मंदिर था उस जमाने में, उसके वो मिले हुए निशानात, वो वहां डेमोग्राफी चेंज। भैया हिंदू भागे 47 में नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। 47 में जब जनगणना नहीं हुई, 47 में जब यहां राइट हुए, 4 करोड़ से ज्यादा यहां से मुसलमान भी पलायन किया पाकिस्तान के लिए। उसी टाइम पे जहां जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा थी, बहुत से हिंदू छोड़ के गए। आप छोड़ के गए? क्या उनको मजबूर किया गया? कोई मजबूर 47 में किसने मजबूर किया? 47 में पूरे देश में हालात ने वहां पठानों और पसमानदाओं का जीवन मुहाल किया है। सिन्हा जी से पूछ लो। ब्रजेश भाई आप थोड़ा मोड़ रहे हैं मुझे, आप मुझे मोड़ रहे हैं, मोड़िए नहीं। 47 में कोई जनगणना हुई नहीं हुई, 51 में हुई, 51 में हुई, फिर 61 में हुई। क्यों नहीं पूरा डेटा आप पेश कर रहे हैं कि 51 में कितनी आबादी थी? डेटा लाओ, रखो सामने, जवाब दो। इन्वेस्टिगेटिंग काम आपका नहीं क्या? सारा काम अशरफ का है। अशरफ का कहना टोटल फ्रॉड है, फेक रिपोर्ट है, जानबूझ के। किस आधार पर अशरफ ये कह रहे हैं? सिर्फ जुबानी? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस आधार में मैं बोल रहा हूं कि जनगणना आज आपकी हिम्मत 14 साल से आपने नहीं कराया, 2011 लास्ट है।
1881 जनगणनाएं देश के अंदर हो रही है हर 10 साल के ऊपर, क्यों नहीं कराई आपने? आप गलत बयानी करते हैं। किसी भी जगह की डेमोग्राफी इस तरह से बदली नहीं जाती है, टोटल प्रायोजित रिपोर्ट है ये। आसिम वकार हमारे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो लीक्ड रिपोर्ट है, जिसको ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर ने अभी अपनी स्पीच में भी कंफर्म किया कि संभल में डेमोग्राफी बदली है, सर ये सच्चाई है या फिर कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है संभल के नाम पर? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको एक हकीकत बताऊं सियासत की। सियासत में जिस मानसिकता का राजा होता है उसी मानसिकता के अधिकारी वो अपने पास रखता है और उसी मानसिकता के चापलूस उसको घेर लेते हैं। अगर राजा ब्रिलियंट है तो उसके सारे अधिकारी ब्रिलियंट होंगे, सारे दोस्त मशवरेकार सब ब्रिलियंट होंगे और बस आगे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 75 जिले हैं, 75 जिले में एक जिले की रिपोर्ट आई, कहने के साहब मुसलमान जो है मेजॉरिटी में आ गए हैं और हिंदुओं को खतरा हो गया। लेकिन 74 जिलों में मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट रखी है 75 एक जिले वाली, उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि जिन जिलों में मुसलमान माइनॉरिटी में वहां मुसलमान खतरे में। और ब्रजेश भाई सबकी बातें सुन रहा था मैं। अगर मेजॉरिटी से और माइनॉरिटी से खतरा तय होता है धार्मिक लोगों का और इंसानों का, तो कुवैत में, कतर में, मस्कत में, दोहा में, बहरीन में, दुबई में और सऊदी अरब में सब हिंदू माइनॉरिटी में है। आप बहस क्यों नहीं करते कि वहां हिंदू खतरे में? मुझे एक रिपोर्ट बता दीजिए कि जितने मुस्लिम ममालिक में हिंदू भाई हमारे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, किसी एक हिंदू ने यह कहा हो कि साहब हम खतरे में या मिनॉरिटी में, या मुसलमान यहां बहुत भारी तादाद में है और मुसलमान हमको दबाते हैं, मुसलमान हमको रोकते हैं, मुसलमान खाना देने से पहले नारे तदबीर का नारा लगवाते हैं, मुसलमान तनख्वाह देने से पहले नारे तदबीर का नारा लगाते हैं, मुसलमान तनख्वाह और हमको मुसलमान सड़क पे चलने नहीं देते हैं, हमारी पैंट उतार के चेक करते हैं, हमारा नाम पूछते हैं। मुझे एक कंट्री का नाम बताइए और एक हिंदू का नाम बताइए जिसने कहा हो कि साहब मुस्लिम ममालिक में हम मिनॉरिटी में थे। विदेशों की चिंता बाद में करें सर, हमें तो अपना घर ठीक करने की जरूरत है। क्या संभल पॉलिटिकली रिलीजियसली डिवाइडेड हो चुका है? नहीं सर, घर ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिमाग ठीक करने की जरूरत है। अपने दिमाग ठीक कीजिए पहले, घर अपने आप ठीक हो जाएगा सर। और दिमाग आप ठीक नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो जब दिमाग खराब कीजिएगा तो घर कैसे ठीक हो जाएगा? सर, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है जो बताती है कि डेमोग्राफी बदली है सर। आप उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को तो सर हमें मानना ही पड़ेगा। नहीं, मसला यह है कि आप रिपोर्ट को मानिए, खूब मानिए। आप पता नहीं कि अगले सरकार में जो रिपोर्ट आएगी वो सही होगी या ये वाली रिपोर्ट सही है। सबसे पहली बात तो जिस रिपोर्ट को विधानसभा में पटल पर रखना था वो भारत समाचार की टेबल पे कैसे रखी है? नहीं है सर, यह तो केवल अखबारों में छपी रिपोर्ट है। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। फालतू इल्जाम मुझ पे मत लगाओ, मेरे पास नहीं है। तो आप तो इतनी देर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सर। मैं तो चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे बोल रहा हूं सर। आप कह रहे रिपोर्ट नहीं आपके पास? मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कंफर्म करता। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। नहीं, आप ही के पास होगी सर। आप कंफर्म, ये सब चीजें आपकी पार्टी के साथ खत्म हो गई सर, बीजेपी शेयर करती होगी सर। जब आप नहीं जिस चीज के बारे में आप ही कंफर्म नहीं है उस चीज पे आप डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? सर, मैंने चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वहां की डेमोग्राफी बदली है सर। मैं चीफ मिनिस्टर की बात का विश्वास करता हूं। नहीं, आप करिए विश्वास। आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक ने एक अलग तथ्य प्रस्तुत किया, खतरा तय होता है कि दरअसल संभल की समस्या तुर्क बिरादरी है, वहां पठान और पसमानदा परेशान है। और ये जो कह रहे हैं अभी सर पता नहीं सिन्हा साहब के रिश्तेदार कौन वाले हैं, पठान है, तुर्क है, ये पता नहीं मुझे सर। पहले तो कंफर्म कीजिए कि रिश्तेदार कौन है इनके।
ये किसी एक का तो पक्ष लेंगे ना, पसमानदा वालों का पक्ष ले रहे हैं या तुर्कों का ले रहे हैं, पठानों का ले रहे हैं, कोई एक इनमें से इनका रिश्तेदार है। नहीं, ये पठानों के और पसमानदाओं के साथ तो हैं। सब मुसलमान ये हैं, तुर्कों के खिलाफ हैं। हाँ नहीं, हाँ तो खत्म हो गई बात। फिर इनसे कहिए कि तुर्कों के खिलाफ खड़े हुए, जाकर पठानों के साथ खड़े हुए। हमारे लिए तो सब मुसलमान हैं। हमारा सीधा सा सवाल यह है कि अगर एक जिले में आपने रिपोर्ट पेश कर दी, मैं तो इस पर जा ही नहीं रहा हूं कि 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर 75 में से एक जिले में मेजोरिटी में सर, हिंदुओं को पलायन आपको समस्या नहीं दिखती? तो आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं वकार साहब। सर मैं तो इंसानियत के चश्मे से देख रहा हूं। अब आप पॉलिटिकल, आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब इस पे बात ना कीजिए, उस पे बात ना कीजिए, क्यों ना करिए, आप सब पे बात करिए। तुर्कों ने जो समस्या क्रिएट की है, आरएसएस जो, नहीं आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि समस्या है उसका समाधान दीजिए ना। आप सर मैंने समाधान दे दिया, देश ने सुन लिया। अभी 10 मिनट के बाद कमेंट आना शुरू हो जाएंगे आपके चैनल के ऊपर। मैंने खाली इतना कहा कि अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से खतरा तय होता है तो उन मुस्लिम ममालिक में जहां हिंदू भाई माइनॉरिटी में है, वहां खतरे में क्यों नहीं है। तो क्या आपकी पार्टी और आप इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं? इस बात का जवाब नहीं सिन्हा साहब, नहीं सर ये रिपोर्ट ही नहीं मेरी नजर में, ये तो मजाक है। थैंक यू सर। वीरेंद्र सिंह जी, इस पर बात नहीं कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या है इस रिपोर्ट में? कहा जा रहा है लीक्ड है, लेकिन लीक्ड होती तो चीफ मिनिस्टर आज पब्लिक मीटिंग में थोड़ी बोल रहे होते। इसका मतलब वो कंफर्म है? देखिए, रिपोर्ट पेश कर दी गई और सरकार का विचार भी आ गया। ये तो सब ठीक है कि लीक है कि नहीं है, लेकिन जो बात जानकारी आई समाचार पत्रों में भी है, मीडिया में भी है। इस रिपोर्ट से खाली एक भाव ये पैदा हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार के भगा दिया संभल से। जहां उनकी आबादी ज़्यादा हुई वहां उन्होंने हिंदुओं को रहना मुश्किल कर दिया और उनको मजबूर कर दिया कि संभल छोड़ के भाग जाओ। 45 से 15 पे आ गए और जो 55 पे थे वो 85 चले गए। ये इस रिपोर्ट से भाव पैदा हुआ। और एक चीज़ और जानकारी आई कि संभल में जो दंगा हुआ उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन पाया गया। हमारे प्रदेश में और देश में जितने दंगे होते हैं इस तरह के, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन रहता है। छांगुर बाबा वाले में भी पाकिस्तान का कनेक्शन आया था जी। और दूसरा संभल में कहा गया कि कोई साठा गैंग है जो नकली नोट छापकर अवैध कारोबार करता है और धर्मांतरण कराता है और संभल में वो बहुत सक्रिय है। ये भी रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी आई है। ब्रजेश जी, गंगा जी में किए गए वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हों, और जानबूझ के जो पाप किए जाते हैं उनको खाली यमराज का भैंसा ही धोता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो ये जान लें कि पलायन दंगों की वजह से हुए। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ तो उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब लोग घरों पर लिख देते थे कि ये घर बिकाऊ है जी। ये टीवी पे समाचार बहुत चलाया हम लोगों ने। लेकिन दंगे के या पलायन के पीछे सिर्फ 2 कारण देखे गए हैं। पहला दंगा और दूसरा जब खाने पीने की व्यवस्था न जाए, बेरोजगारी आ जाए। 2 कारणों से लोग गांव घर अपना छोड़ते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं रही हैं। ये जरूर है कि सरकारों के हिसाब से आयोग गठित होते हैं, वो उनके हिसाब से रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रिपोर्ट झूठी ना दे दें, क्योंकि वो रिपोर्ट हमेशा रहेगी, वो जाएगी नहीं कहीं। अब हमारा एक बहुत पुराना शेर है कि इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा। रहीजनों से गिला नहीं, तुम रहबरी कैसे कर रहे थे।
तुम भाई आखिर कैसे रखवाली कर रहे थे, इसकी वजह से सारी समस्या है। जी वीरेंद्र जी, देखिए इस देश में यूपी सरकार ने कहा था कि जब से हम आए हैं कोई दंगा नहीं होने दिया है। संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई तो वो हिंदू कहाँ गए, मार दिए गए कि घर छोड़ के भाग गए कि दूसरे जिले में जाके बस गए, इसका भी कुछ जानकारी आनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन को अगर उनको दबाव में कोई निकाल रहा था तो रोकना चाहिए। और खैर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उसमें तो ज़्यादा पलायन वाली समस्या आई नहीं है। अब ये जरूर है कि हमारे सामने बड़ी सारी चुनौतियां आती हैं। उधर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उद्योग धंधा रोजगार पे प्रभाव डाल रहा है, और इधर हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान वाला भी समीकरण चल निकला है। ये सब चीज़ें बड़ा परेशान करती हैं जी। लेकिन ये सत्य है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक इन मसलों पर लड़ते हैं। शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक जमीर को जिंदा रखना है। कितने सही हैं कितने गलत हैं ये फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, वैसे एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। तो उसी से 2 लाइन आगे सुनिएगा कि तू ही सनम है तू ही खुदा हो, तुम ही सनम हो तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो तुम ही जफा हो, और सितम करो तो मिसाल कर दो, और करम करो तो कमाल कर दो। मुझे लगता है कि आपने आसिम वकार के लिए ये बोला है पक्का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण जो क्विक राउंड है, इसमें दिए गए निर्धारित समय पर सभी प्रवक्ताओं सभी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। मैं DS चौहान, फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, जो रिपोर्ट गवर्नमेंट में सबमिट हुई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंटेलिजेंस पुलिस प्रशासन को सब कुछ पहले से जानकारी थी, वहाँ पर कितना जमावड़ा होगा, किस तरह की हिंसा हो सकती है, सब कुछ पता था। उसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए, न प्रिकॉशंस लिए गए, न न्यूट्रलाइज किया गया किसी को, और न सैनिटाइज किया गया ताकि इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। बाद में प्रशासन कहता है कि बाहरी लोग आए थे दूसरे जिलों के और करके चले गए। आयोग की रिपोर्ट ने उन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इसमें ब्रजेश जी मुझे ये कहना है कि जो आयोग की रिपोर्ट है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो विजुअल्स उस समय भारत समाचार पे चल रहे थे, अन्य चैनल्स पे चल रहे थे, उसके हिसाब से तो मुझे पर्याप्त फोर्स दिखाई दे रही थी, और फोर्स के अधिकारियों ने काफ़ी चेतावनी भी दी, फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, पहले लाठीचार्ज भी किया, बाद में फायरिंग की। और पुलिस के पास में इनपुट तो था ही कि ये टीम आएगी तो लोग विरोध करेंगे, तो इसीलिए तो उन्होंने फोर्स डिप्लॉय किया था। अब ये आप कह सकते हैं कि आपने 600 आदमी डिप्लॉय किए, आप 700 करने चाहिए थे। तो ये जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड होते हैं उनका जजमेंट होता है, वी हैव टू लीव इट टू देम। और इसमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीबडी कि हमें पुलिस को ब्लेम करें या प्रशासन को ब्लेम करें, हमें ये अंदर झांकना चाहिए कि जब कोर्ट का ऑर्डर है तो आप हिंसा का प्रयोग करके कैसे रोक सकते हैं कोर्ट ऑर्डर की कॉम्प्लायंस को। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ कोर्ट का ऑर्डर गलत है तो आप हायर कोर्ट में जाइए। आप हायर कोर्ट में गए, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, लेकिन आपको हिंसा और हथियार अपने हाथ में उठाकर इसका विरोध करना ये कदापि उचित नहीं। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट आने के बाद सरकार पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय करेगी? नहीं, मुझे इसमें तो पुलिस की एक्शन पर्याप्त लगती है। जब आप हिंसा करते हैं, फायरिंग करते हैं, इलीगल फायर आर्म्स यूज करते हैं, तो पुलिस की मजबूरी है फायरिंग करने की, और उसमें निश्चित रूप से डेथ्स होते हैं जी। और इसमें आगे की कार्रवाई होती है। समाज के जो लीडर्स होते हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने धर्म के लोगों को समझाएं और उनको अंदर रखें। पुलिस जितना समझा सकती है वो समझाती है, एक लिमिट के बाद में
पुलिस को कानून का पालन कराना होता है, उसके बाद समझाने का काम पुलिस का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। मैं हमें अंदर झांकना चाहिए कि ऑलराइट सर, मैं संजय चौधरी जी को इनवाइट करता हूं। संजय चौधरी जी, बीजेपी इसको नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और पूरे राज्य में ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये दरअसल डेमोग्राफी चेंज नहीं है बल्कि एक तरह से चेतावनी है। आप एक नैरेटिव बिल्टअप करना चाहते हैं इस आयोग की इस रिपोर्ट के इस मुद्दे को, इस पोर्शन को उठाकर। दरअसल जैसा सच है वैसा सच सामने रखना चाहते हैं। ब्रिजेश जी, मैंने शुरुआत से ही ये बात कही थी और अपनी बात पर मैं अभी तक कायम हूं कि वास्तव में ऐसे स्थल ही क्यों ऐसे आक्रमणों के केंद्र होते हैं। अब इसके पीछे के नैरेटिव्स देखिए। मेरे एमआईएम के मित्र कह रहे थे कि विदेश में कहीं ऐसा होता है क्या? अरे देश में देखो, कश्मीर में क्या हुआ, वहां हिंदू असुरक्षित था ना, और निकाल कर बाहर कर दिया गया, और फिर जैसा निर्णय होगा उसकी वैसी व्याख्या करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट संभल की शाही मस्जिद में आपको रिलीफ देता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर शाहबानों पर जजमेंट देता है तो खराब। सुप्रीम कोर्ट अगर 3 तलाक पर निर्णय देता है तो खराब। सुप्रीम कोर्ट अगर एनआरसी पर निर्णय देता है तो खराब। सुप्रीम कोर्ट अगर 370 पर निर्णय देता है तो खराब। मीठा मीठा गप पर कड़वा कड़वा। नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ आपकी पार्टी कर सकती है? नहीं, सबकी सुरक्षा। मैंने कहा ना, सबकी सुरक्षा। तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों है डेमोग्राफी? चिंता इसलिए है कि प्रदेश के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन है तो ऐसे परिवर्तन देश को, विघटन को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुओं को कहां से ले जाके संभल में बसाओगे? तभी देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, यहां ऐसे आतंकवादी गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो देश के विभाजन के लिए। आपने कैराना का मुद्दा उठाया, वहां पलायन हुआ, आप एक हिंदू को वहां नहीं ले जा पाए। अब आप कह रहे हैं कि संभल में पलायन हुआ, तो आप बताइए कि कितने हिंदुओं को ले जाकर वहां बसाएंगे आप? देखिए ब्रजेश भाई, आपने पहली बार देखा होगा इसी संभल के अंदर कि जो लोग छोड़कर गए थे उनकी हैसियत थी मुकदमा कर देते। पहली बार मुकदमा हुआ है। 1976 के जो दंगा हुआ था उसमें अब लोग एफआईआर कराने के लिए आ रहे हैं। 76 एकड़ जमीन इस संभल के अंदर अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। 18 कूप। हिंदू कब लाओगे ये बताओ ना, यहां लाके बसाओगे कब? हिंदू आज वहां आ रहा है। की बात ना करो सर, बसाओगे कब? एफआईआर करने अतिक्रमण से जो हिंदू को लाके बसाओगे कब? डेमोग्राफी न्यूट्रल कब करोगे? अतिक्रमण से जो भूमि अतिक्रमण की गई थी उसे हमने खाली कराया है। अतिक्रमण की बात छोड़िए, मुझे बताइए ये डेमोग्राफिक कंट्रोल कब होगा? निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री के कहने के बाद मुझे लगता है किसी को सवाल ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? सरकार से सवाल का काम है हमारा। कहा मुख्यमंत्री ने? आप बताओ कब हिंदुओं को लाके संभल में बसाओगे? मुख्यमंत्री आप डेडलाइन दो मुझे सर। मुख्यमंत्री ने आज कहा, इतना सार्वजनिक रूप से कहा, अगर उसको भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको ठीक करेंगे। कैसे? और बिल्कुल ठीक करके दिखाएंगे। कैसे? लाकर बसाएंगे। कहां से लाओगे? लाकर बसाएंगे। आज पहली बार एफआईआर करके आ रहे हैं, लाकर बसाएंगे। अरे कहा गए तो बताएं। 9 साल में अवतार का स्वागत करने के लिए संभल को तैयार करेंगे। वो आचार्य प्रमोद 9 साल में गए बिल्कुल लाके लाएंगे और लाके दिखाया, आगे भी दिखाएंगे। अब आप बोलिए, आप इसका राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, नैरेटिव है, तो आप उसमें क्यों कूद रहे हो फिर? देखिए, इस अगोपनीय रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। जहां तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो सत्यता से परे हैं। अपने आकाओं के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की गई है जो जहां तक दिख रहा है, और जब ये रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत होगी तो उसके एक एक बिंदु का बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम कराना, तुष्टीकरण की राजनीति कराना। असीम वकार भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक जिले में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है तो उस हिसाब से बाकी 74 जिलों उसमें फिर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो आपकी सुरक्षा की गारंटी लो ना। ये कह रहे हैं बस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या नहीं। अरे हिंदू गया कहां ये तो बता दो आप। 9 साल में हिंदू को कहा आपने? अरे आप लोगों की सरकारों में हिंदू को ढूंढा नहीं गया बेचारे को, अब ये ढूंढ रहे हैं ना। कहीं नहीं गया काम, ये कहां ढूंढ, तो कहां तक? अभी अरे ये तो आंख बंद करके रहने वाला। मुरादाबाद का दंगा याद है? मुरादाबाद का दंगा याद है? वहां की न्यायिक रिपोर्ट 45 साल के बाद विधानसभा के सदन पर रखने
का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुरादाबाद का दंगा भूल गए? अरे मुरादाबाद का दंगा याद है, न्यायिक रिपोर्ट याद है, किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी ने रखा। हर हर विभेद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष यहाँ से लेकर सदन तक जारी रहेगा। इसका पीछे हटने वाले नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। जो भी संघर्ष होगा उसको सामने लाएंगे, सदन पर रखेंगे, कार्रवाई करेंगे। अशोक सिन्हा जी, सर धन्यवाद सर। अशोक सिन्हा जी, क्या ये भावनात्मक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा है, या एक गंभीर चेतावनी है? ये देश का मुद्दा है, इसको धार्मिक उसमें न बांटिए। बकार साहब ने एक बताया कि एक जगह पे संभल में केवल मुस्लिम बहुसंख्यक है, नहीं। 2011 की जनगणना देख लीजिए, 5 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर 57% से अधिक मुसलमान रहते हैं, वो बहुसंख्यक है वहां पे। पहला बहराइच, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा। ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि मुस्लिम 57% से ऊपर है। तो क्या करें, मुसलमान छोड़ के चले गए? डेमोग्राफी की बात आपने की है ना, कि कैसे जो जहां है वहां तो रहेगा ना। सुनियोजित तरीके से संभल से, जो एक धार्मिक स्थल है जहां 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, कल की अवतार वहां होना है, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे अली मोहन भागवत जी ने कहा कि इस्लाम के साथ रहना सीख लीजिए। आप लग रहा है सिन्हा जी देखिए भागवत जी की बात नहीं मानते। इस्लाम और हिंदुत्व की बात ही मैं नहीं कर रहा यही हूं, बोला मैं ना। कर रहा हूं ये तो मैं इनका जवाब दे रहा था हमारे बकार साहब का कि साहब वो तो बाकी कह रहे जगह हैं कि पर- पठान या पसमानदाओं में से कोई एक आपका रिलेटिव है। नहीं हमारे तो उनको बोलने दीजिए। हमारे कोई व्यक्ति उनकी होगा बारी है सर, जो धर्मांतरित हुआ होगा। देखिए बारी में। हमारे सिन्हा जी रिलेटिव बोलेंगे। बकार साहब भी हैं, हम इनको मोहम्मदिया हिंदू कहते हैं। क्या? हम सनातनी हिंदू हैं, वो मोहम्मदिया हिंदू हैं, कुछ ख्रिस्त हिंदू होते हैं, ये सभी हिंदू सर ही हैं। शांत रहें हिंदू सर, मैं उनको आउट राष्ट्रीयता ऑफ सूचक सर शब्द प्लीज है। सर, मैं वकार साहब को बुला लूं सर, क्योंकि उन्होंने मोहम्मदिया हिंदू कहा है तो उनकी बारी। वकार साहब को खत्म मत कर दीजिएगा, ये बड़ी नहीं, मैं सीधे आपके पास आऊंगा, वरना वायदा मतलब आपसे। नहीं है मेरा। वकार साहब, ये तो सिन्हा जी तो अलग ही भाषा बोल रहे हैं, जबकि इनके चीफ कुछ और बोले हैं कल। सर सिन्हा जी नहीं, सिन्हा जी खुद ही हिंदू नहीं है। सर बोलने दे सर उनको। हकीकत है सर, ये तो कायस्थ समाज से आते हैं, इनका तो समाज है कायस्थ। अपना समाज अलग कर रखा था, अपने मंदिर अलग कर रखे थे। इनकी तो शादी ब्याह खान पान अलग है हिंदुओं से। जो ब्राह्मण खाता है वो ये नहीं खाते हैं, और जो ये खाते हैं वो ब्राह्मण नहीं खाता है। हम सीधे ब्रह्मा के काया से उत्पन्न है, तभी कायस्थ सर, कहे एक जाते हैं। और ये आप हमको बता रहे हैं सर हिंदू। सर 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 इनका पूरा समाज अलग है सर। दूसरी बात, मैं खाली इतना बता दूं, जो सनातन है और जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, मैं उनको मानता हूं हिंदू। और जो मजार को मानते हैं मनुस्मृति उनको को नहीं जो मानते, मजार को मानते हैं उनको सर आवाज जा रही वकार है, साहब, नजदीक से क्यों बोल, आवाज जा रही वकार है। साहब जो मजार माइक को अच्छा है पूछते हैं सर। वो कौन है? माइक अच्छा है सर, जहां से मजार बोलोगी को जाएगी। पूछते हैं वो कौन है? सर मैं बोल जवाब दूं? देने दो, बताइए सुनो। जरा। सर सुन तो लो। हुसैनी ब्राह्मण सर, कौन है मैं जरा बोलूं? बताइए। अच्छा बोले तो दो, बोलिए बताइए वकार जरा, साहब। वकार साहब, मजार को सर, पूजने वाले उनको कौन समय है? दो, उनको समय दो सर, बोलने दो। सर बोलिए सर। सर जो लोग, देखिए मैं इशारा करके बता रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो लोग इस व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को, मनुस्मृति को मानते हैं, मैं उनको हिंदू मानता हूं। और जो लोग इसको नहीं मानते, मैं उनको हिंदू नहीं मानता हूं। तो जो मुस्लिम जाति का अम्बेडकर जी इसको नहीं मानते थे वर्ण वर्ण व्यवस्था को, मायावती जी इसको नहीं मानती हैं। वकार साहब जो सुनिए मुस्लिम सर, जातिगत सुनिए आरक्षण सर। की बात मानते हैं, आप मैं उसे अखिलेश- स्वीकारते हैं कि कैमरे नहीं? पे सर, मैं कैमरे पे। कैमरे जानता हूं पे आप कंडम करते हैं अखिलेश कैमरे पे यादव बोलिए जी, सर। आप मुसलमानों सर, के बोलने तो जातिगत दीजिए सर। आरक्षण को कंडम करते हैं? अरे सर बोलने तो अरे दीजिए, बताइए, अच्छी बात बोलिए वकार सर। साहब। एक मिनट बोलने दे, आप शांत हो जाए। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। हाँ सर। बोलिए आप सर। बताइए ना। बहस नहीं एक हो सेकंड, पाएगी हाँ। सर। बोलिए सर, बोलिए वकार साहब, 20 सेकंड। ऐसे नहीं बहस होगी सर, हो होगी पाएगी। आप बोलो मैं सर। किसी के, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हाँ ये बोल देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को मानता हूं कि वो मनुस्मृति नहीं मानते। तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। मायावती और उनका समाज इस व्यवस्था को नहीं मानता है। हेमंत सोरेन इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को। वो हिंदू कैसे हो गए?
आप खाली हम पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप तो खुद ही कहते हैं अखिलेश यादव की पार्टी को नमाजवादी पार्टी, आप राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते, आप प्रियंका गांधी को हिंदू नहीं मानते, आप हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बकाया साहब, आप हज करने गए कि नहीं गए? इसके अलावा आपको वहां हिंदिया मुसलमान ही कहा गया होगा, बताइए, हमारे बात का जवाब दीजिए। हज करने गए कि नहीं गए? एक सेकंड सर, जो अमेरिका से आते हैं उनको अमेरिकी मुसलमान कहा जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेश से आते हैं सभी उनको हिंदू हैं। बांग्लादेशी मुसलमान कहा जाता है। ओके, ऑलराइट, बोलेंगे आप बताइए कि ये डेमोग्राफी चेंज को क्या बीजेपी एक चेतावनी की तरह इस्तेमाल कर रही है? सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, बोलिए, असलम साहब बोलेंगे। वकार साहब धन्यवाद। आपकी अकल डिबेट करते करते घास चर रहे हैं। थैंक यू वकार साहब, थैंक यू। बाजार को पूछने वाले थैंक को यू सर, आप जाने दीजिए, चौधरी साहब जाने दीजिए, हाँ, बोलिए। छोड़िए, हो गया। सूफियों के Thank you, खिलाफ sir. नहीं जा अरे हम जा तो बोल पाएंगे। लेने दीजिए हाँ, आप भाई। बोले, आप कैमरे पे बोलिए सर। हाँ आपका कैमरा वो है सर। हाँ, कहने का मतलब ये था कि देखिए, डिबेट के आखिरी चरण में आते आते आपने अब उसमें वो बताया कि साहब उसमें पुलिस के खिलाफ कहा गया, उसमें बताया प्रशासन ने नहीं किया। 3 चीजों को आपने पहले हाईलाइट किया, क्योंकि आप लोगों को उसी मजा आता है। पहले क्या पकड़ लिया आपने? डेमोग्राफी चेंज। मुझे हैरत हुई, तो गए थे कौन बात की जांच करने, डेमोग्राफी की चेंज लेके आगे। वहां पर मस्जिद पे जो है वो मिले निशानात, वो लेके आप आगे। कहने का मतलब है कि हमारी बात पर न गौर किया, न हमारी गवाही सुनी गई। मेरे कत्ल की साजिश मुंसिफ के ही द्वारा की गई, तो ये है मसला सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब आप लोग जो बताते 15 दंगे, 2001 के बाद 19 तक कोई दंगा नहीं हुआ वहां पे, और 19 में जो दंगा हुआ वो सीए के अगेंस्ट हुआ है, बता दें आपको। यानी 24 साल तक वहां कोई दंगे नहीं। आप गिना क्या रहे? रिपोर्ट में आप दे रहे 15 दंगे हुए। 1978 में 184 मारे गए थे। 24 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। कितनी गलत बयानी है? 15 दंगे गिना रहे हैं, 46, 47, 48, 50, 52, अरे हुए उस जमाने में, कौन सी नई बात है? अरे ये इतिहास है भाई। 24 साल में कोई दंगे नहीं हो, झूठ बोलने में लोग माहिर हो गए। 15 दंगे हो गए। 1977 मैं 2001 की बात कर रहा हूं। 2001 के बाद से एक भी दंगा नहीं। जनसंख्या बढ़ गई, 2001 की जनसंख्या बढ़ गई, भगा दिया। 24 साल से इसमें इनका भी शासन है। मैंने कहा ना, इसमें इनका भी ये शासन है। पहला दंगा हुआ है, 2000 ये पहला दंगा हुआ जिसमें दंगाई मारे गए हैं, दंगाई मारे गए हैं। कौन कम्युनिटी के थे? पहले हिंदू मारे गए थे, अब दंगाई मारे जा रहे हैं। कौन दंगाई थे? ये अंतर है। कौन लोग थे? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। डिबेट ओवर सर, धन्यवाद। बहनों भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर सर, सर थैंक यू सर। डिबेट ओवर सर, डिबेट ओवर, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगे कि बिहार की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त उबाल है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी का साथ देने के लिए अखिलेश यादव भी बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं, जहां कल वो वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो लालू से बात शुरू हुई मुलायम तक, अब अखिलेश से बात तेजस्वी यादव तक। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।